Okay, so today we'll start with the next chapter, chemical kinetics. क्या होता है kinetics? It is the branch of science or branch of chemistry which deals with rates of reactions and the factors which influence the rate of reactions. अब फर्स्ट प्लस वन में हमने एक चैप्टर करा था थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या बताया? It tells us about the feasibility of a reaction. ठीक है, feasibility क्या होती है कि whether the reaction will go in forward direction or not. So this is known as feasibility of a reaction. और इसके लिए एक जो कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली दी गई, that was कि delta G for any reaction to be feasible that should be negative. ठीक है, उसी तरह से हमने एक और चैप्टर प्लस वन में पढ़ा है इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था K which is known as the equilibrium constant. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर K की वैल्यू more than 1 है, in those cases the products are going to predominate. ठीक है, so products they are going to predominate. So ये दोनों डेल्टा G और K हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं, पर हमें अगर सिर्फ हम थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ें तो उससे हमें ये नहीं पता चलता कि कितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डायमंड जो है, डायमंड कैन चेंज इनटू ग्रेफाइट. ऐसा होता है क्या? डायमंड कभी कोयला बनता है? नहीं बनता है ना. थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन फिजिबल है क्योंकि डेल्टा G इस रिएक्शन की नेगेटिव है, पर ये रिएक्शन इतनी स्लो है कि काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फिजिबल है ही नहीं. ये रिएक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती. इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डायमंड इज फॉर एवर. एड्स वगैरह में यूज होता है ना ये, diamond is forever, which means it cannot be, it does not react with anything, ना ही ये कन्वर्ट होता है किसी और में. So kinetics का एक बहुत मेजर रोल है in chemistry to tell us कि जितनी भी reactions हैं वो forward direction में कितने टाइम में जाती है और कितने टाइम में जाने के accordingly हम reactions को classify करते हैं into 3. The first type of reactions they are known as instantaneous. Instantaneous का मतलब reactants को हमने mix किया और products बने एकदम से at an instant. Instantaneous reactions. जितनी भी ionic reactions होती है, ionic reactions कौन सी reactions है? जिसमें ions involved है. जितनी भी ionic reactions होती हैं they all are instantaneous reactions. जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इमीडिएटली व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है AgCl. ओके, विद इन एन इंसेक्ट आप चुटकी बजाते हो एंड द रिएक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड प्लस NaNO3. Another example which we can take over here is a neutralization reaction. Acid plus base को आप mix करोगे तो instantaneously salt plus water बन जाएगा. मतलब कि अगर HCl को और NaOH को हम react करते हैं तो neutralization takes place instantaneously to give us salt plus water. ये वाले जो reactions हैं ये इतने quick होते हैं कि हम इन रिएक्शंस के
के काइनेटिक्स को पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन या कोई रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे तब तक रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। सो इंस्टेंटेनियस का काइनेटिक्स पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं दे आर वेरी स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस, ये रिएक्शंस इतने स्लो है कि अल्टीमेटली हमको लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसे तो नहीं होता ना कि हमने आयरन रखा बाहर और एकदम से रस्ट हो गया विदाउट एनी रीजन। इट टेक्स टाइम। तो देखने में हमें लगता है कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही बिकॉज़ द रिएक्शन इज सो स्लो। तो इन रिएक्शंस का भी काइनेटिक्स पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी हैव मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस और स्लो रिएक्शंस के बीच में फॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिसोसिएशन देखनी है so this reaction takes little more time than instantaneous but they are faster than the slow reactions। तो ऐसे रिएक्शंस जो मॉडरेट होते हैं उनके काइनेटिक्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन इसमें और इसमें क्या है कि ये मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। सो हम काइनेटिक्स किसकी पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की काइनेटिक्स पढ़ सकते हैं, बट हम लोग आयनिक रिएक्शंस की काइनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। अब जब काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं तो काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हुआ? Rate of a reaction can be defined as the change in concentration of reactants or products with time। कि एक टाइम इंटरवल में कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का चेंज हुआ है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बुलाते हैं। तो क्योंकि हम इसमें दोनों चीजें ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, तो रेट हम दोनों टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स ले रहे हैं तो हमें पता है कि जब रिएक्शन होनी शुरू होगी तो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी, है ना। सो रेट हम कैसे बोल सकते हैं कि रेट दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन concentration of reactants with time। So what are we doing कि हम concentration of the reactants को पढ़ रहे हैं as a function of time। कितने टाइम में कितनी reactants की concentration में change आई है वो हमें rate of reaction देगी। डिक्रीज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो reactants की जो concentration है वो डिक्रीज होती रहती है। ये आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी रिटन एज इंक्रीज इन concentration of products by time। increase in concentration of products by time, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम चेंज देख रहे हैं तो चेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं तो हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कोई भी एक रिएक्टेंट ले लिया R, ठीक है, और ये जो R है वो कन्वर्ट हो रहा है B में। तो
चेंज इन टाइम क्या होगा? जब हमने रिएक्शन शुरू करी और जब हमने रिएक्शन एंड करी, जब एंड करी तो टाइम t2 था और जब शुरू करी तो टाइम t1 था। सो चेंज इन टाइम हम t2 माइनस t1 ले सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको डेल्टा R लेना है, सो डेल्टा R T2 में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी R2 माइनस R1, ठीक है। अब रेट अगर ऊपर वाली रिएक्शन का हम लोग लेते हैं तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा R चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन हम इधर ले रहे हैं ये क्या सिग्निफाई करता है? डिक्रीज। ये माइनस साइन की कोई भी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को एक्सप्रेस करता है। तो क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। उसी तरह से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम करेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, अब हम एक रिएक्शन ले रहे हैं AA प्लस BB टू गिव CC प्लस DT, ठीक है। अगर इसका हमको रेट कैलकुलेट करना है तो रेट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 अपॉन A। जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस 1 अपॉन A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से माइनस 1 अपॉन B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, उसी तरह से माइनस 1 अपॉन C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, माइनस नहीं आएगा यहाँ प्लस आएगा, एंड 1 अपॉन D डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, ठीक है। सो रेट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। किसी भी तरह से हम रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कि अगर रेट इन सब के इक्वल है तो ये सारे में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो इट मींस दैट माइनस 1 अपॉन A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T शुड बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T should be equal to plus 1 upon C, and this should be equal to delta T upon delta T। अब जहां पे हम एवरेज मतलब कि हम इस तरह से जब चेंज इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते हैं एट टू डिफरेंट टाइमिंग्स, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहां से सोलन, सो सोलन इज 40 किलोमीटर फ्रॉम शिमला, ठीक है। 40 किलोमीटर हम बोलते हैं कि हमने वो 40 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किए हैं इन 60 मिनट्स, राइट। सो एवरेज स्पीड हमारी क्या रही? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, 40 upon 60। सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी इज इजी, पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना इजियर होता है। तो जब हम एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं उसे हम एक और नाम दे देते हैं which is known as instantaneous
रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ अ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ अ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड से। जैसे हम यहां से शुरू हुए ट्रैवल करने के लिए 10 बजे, ठीक है, सो हमने अपनी स्पीड कैलकुलेट कर ली 10 बजे। 10 बजे हम बोल रहे हैं कि हमारा जो किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, सपोज 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, और ये जो 1 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, ये सपोज हमने ट्रैवल किया है 10 मिनट्स में। तो 10 बजे हमारी जो स्पीड थी वो 1/10 थी, 0.1 किलोमीटर्स पर आवर या पर मिनट। ठीक है, उसी तरह से हम 10:30 बजे कैलकुलेट करते हैं, तो 10:30 बजे हम देखते हैं कि हमने और 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है 5 मिनट में। तो ये हमारी कितने बजे स्पीड कैलकुलेट हो गई? 10:30। तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। उसी तरह से जब इंस्टेंटेनियस रेट हम अब कैलकुलेट करेंगे, तो हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर हम एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे लेंगे, तो उसमें डेल्टा की जगह हम एक और इन्फिनिटिज्म या इन्फिनिटिजमली स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। तो रेट अब क्या आ जाएगा? For the same reaction that will be equal to -1/a, डेल्टा की जगह हम dA/dt लेंगे। ठीक है, where d is what? Very small change. d is very small change in concentration of the reactants. Right? So depending upon this, let's write down the rate of reaction of few reactions. H2 plus I2 to give 2HI. ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट माइनस B into concentration of H2 upon dt, राइट? उसी तरह से माइनस अपॉन dt, ठीक है, और उसी तरह से 1/2 phi अपॉन dt। ठीक है, सो यहां पे हम d क्या ले रहे हैं? वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट? सेकेंड रिएक्शन एक और करते हैं, N2 plus 3H2 to give 2NH3। अब इसका रेट किस तरह से लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस D into concentration of N2 upon dt is equal to minus 1/3 D into concentration of H2 upon dt and is equal to one by 2 D into concentration of NH3 upon dt। ठीक है, इनको हम लोग बेस्ट जो मेथड होता है टू कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन इज अ ग्राफिकल मेथड। So let's now differentiate between average rate of a reaction and instantaneous rate of a reaction using a graph. ग्राफ से हम लोग अब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो हम कैसे देखें? आप हर एक उसमें हर एक इंस्टेंट में तो आप चेंज ऑफ रिएक्शन या कंसंट्रेशन जो है उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम किस तरह से मेजर करते हैं चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला एक रिएक्शन किया है, इसमें नाइट्रोजन भी गैसियस, H2 भी गैसियस और अमोनिया भी गैसियस।
अगर इसमें ये सारे गैसेस हैं तो चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। चेंज इन प्रेशर से हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले चेंज ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब अगर कलर चेंज हो रहा है रिएक्टेंस में, अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्टेंस में कलर चेंज हो रहा है तो उससे भी हम लोग एवरी इंस्टेंट, जैसे टाइट्रेशंस हम करते हैं उसमें इंडिकेटर डालते हैं, इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, एंड पॉइंट आता है, तो उसमें भी हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट कितनी कॉन्सेंट्रेशन यूज हुई है इंडिकेटर की, उसके बेसिस पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो इंडिकेटर आयनिक रिएक्शंस के लिए मोस्टली यूज करते हैं बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो जस्ट वन हाइपोथेटिकल की चेंज इन कलर भी जो है वो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कितनी हुई है उसमें हेल्प कर सकता है। अब जब हमने ग्राफिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? Let's plot a graph. This is on your यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं टाइम इन मिनट्स, राइट। रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता है कि डिक्रीज होगी विद टाइम, सो प्लॉट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि ये टाइम जो है दिस इज 10 मिनट्स, 20, 30 एंड 40। फ्रॉम द ग्राफ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 मिनट्स की कैलकुलेशन ये है या कॉन्सेंट्रेशन ये है। ठीक है, लेट्स से दिस इज x1। 20 मिनट्स में जब हम इसको ग्राफ को एक्सट्रापोलेट इस तरह से कर रहे हैं तो 20 मिनट्स में भी हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज x2। ठीक है, सो रेट क्या आ जाएगा? x2 minus x1 divided by 20 minus 10. So it's easy. x2 minus x1 upon 10. This will give us the rate of the reaction in 10 minutes. कि 10 minutes में average change जो है या average rate of the reaction कितनी है। पर अगर हमें कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सो उसमें हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी कैसे। सिमिलरली इसी तरह से एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेम ग्राफ बिटवीन concentration and time। ठीक है, ग्राफ वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है एक किसी भी इंस्टेंट पे। सपोज हमें इस पे कैलकुलेट करना था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एक स्लोप ड्रॉ कर देते हैं। वी ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, और उसी तरह से बेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से कि इसमें हम पोजीशनिंग कर देते हैं। दिस इज O, A, B। ठीक है, सो रेट क्या होगा? रेट विल बी इक्वल टू OA
अपॉन OB। अब OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो इसको हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेल्टा X, अगर थोड़ी सी भी चेंज हम लोग रिएक्टेंस में लें तो इसे हम dx upon dt ले सकते हैं। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लोप। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ऑलराइट, सो देन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन? क्योंकि रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकती है, रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकती है, तो देयर शुड बी सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच rate of a reaction depends। ठीक है, first is concentration of reacting species। concentration of reacting species, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक बंद कमरे में आग जला रहे हैं, राइट? सो इनिशियली क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है ना। सो ऑक्सीजन की सप्लाई जब बहुत ज्यादा होगी तो आग अच्छे से चलेगी। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है वो कम होने लग जाएगा उनके अंदर, बिकॉज द डोर्स आर क्लोज्ड। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो इन दैट केस आग धीरे धीरे बुझने लग जाती है। दैट इज बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो कम हो गई, राइट? सो हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। हमें दो तरह के प्रोसेसेस पता है, वन इज एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंड द अदर वन इज एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व होती है। In both the cases, rate of a reaction increases with increase in temperature। ठीक है, और हम बोलते हैं कि as a rule for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, rate of a reaction doubles। Rate of a reaction doubles। ठीक है, क्लियर हो गया? Then third, it depends upon nature of reactants and products। Nature of reactants and products। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हर एक रिएक्शन में रिएक्शन तभी पॉसिबल है अगर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक करें और प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड्स बने, राइट? सो जितनी इजीली रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोर। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं कि मोर इजीली द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट break and easily the bonds of the products are formed, more is going to be the rate of the reaction। ठीक है, fourth, it depends
depends upon surface area of the reactants. Surface area is the exposed area. ठीक है, जैसे आप एक वुड का लॉग जला रहे हो तो उसको जलाने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगता है, पर उसी लॉग को अगर हम काट के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एक्सपोज्ड एरिया भी बढ़ गया, तो एक्सपोज्ड एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, लास्ट कैटलिस्ट। लास्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच speeds up the reaction without getting consumed in the reaction, right? So catalyst भी क्या करता है? It increases the rate of reaction. A very good example is the formation of water by reacting H2NO2. अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तब तो पूरा का पूरा जितना भी ब्रह्मांड है वो पूरा पानी बन जाना चाहिए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी है और एयर में हाइड्रोजन भी है, तो दोनों रिएक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, बट दैट डज नॉट हैपन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देनी पड़ती है। सो इन दिस केस दिस रिएक्शन विल ओनली टेक प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट व्हिच इज प्लैटिनम। ठीक है, सो प्लैटिनम अगर हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और हम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं तो दिस रिएक्शन मे बी फिजिबल। क्लियर हो गया? Then last जो इसमें है that is exposure to radiation, the last factor. Certain reactions are photochemical. Photochemical का मतलब कि in presence of light ये वाली जो reactions होती है वो speed up हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करता है HCl देने के लिए, और ये जो रिएक्शन है that generally takes place in presence of light. ठीक है, क्लियर? चलो आज इतना ही करते हैं।